तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्राणिपात, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आज अपने बात करेंगे जो अधिगम है, रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड का दूसरा यूनिट है अधिगम, वो अपना चल रहा है। और उसकी कल पहला वीडियो प्रदान किया था। क्या किया था? पहला वीडियो प्रदान किया था और उसके अंदर हमने अर्थ बताई थी, परिभाषाएं बताई थी और उसके प्रकार बताए थे। क्या बताए थे? प्रकार। ऊसवेल के अनुसार जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन बाकी जो मैंने जो प्रकार थे वो आपको बताया था। आज अपने बात करेंगे अधिगम के पक्ष, अधिगम की विधियां और अधिगम की विशेषताओं के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, कोई सुझाव और या कमेंट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। कोई भी सुझाव हो आपका, वीडियो कैसी बन रही है, अब आपकी डिमांड के ऊपर ही इस बोर्ड पर मेरे को आना पड़ा है और उम्मीद करता हूं कि अब आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। तो आज अपने टॉपिक करेंगे अधिगम का पक्ष। सबसे पहले क्या करेंगे? अधिगम का पक्ष। तो अधिगम के दोस्तों 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? अधिगम के पक्ष और अधिगम के जो पक्ष होते हैं वो 3 है। कितने पक्ष है दोस्तों? 3 पक्ष है। और 3 पक्ष कौन कौन से हैं? नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा क्रियात्मक पक्ष है और तीसरा भावात्मक पक्ष है। कौन सा है? सबसे पहले कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक पक्ष जिसको अपने कई बार आपने हिंदी के अंदर पढ़ी होगी ना, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या पर्वत, नदी, झील, वस्तु के लिए प्रयोग आए उसे संज्ञा कहते हैं। और ज्ञानात्मक, जब हमें ज्ञान के माध्यम से बालक को सिखाना होता है या बालक को सीखना होता है, एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। क्या करना होता है? ज्ञान के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने को संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं दोस्तों। जैसे जब ज्ञान होगा तो व्यक्ति सोचेगा, समझेगा और उसके बाद में वो विचार करेगा किसी चीज़ के ऊपर और तर्क वितर्क करेगा। आप लोगों को जब ज्ञान हो, मान लो, और छोटा बच्चा होता है उसको ज्ञान नहीं होता है, छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता, जब भी तो उसको टॉफ़ी दे के और कहीं पर भी ले जाओ। लेकिन क्या आप लोगों को मैं टॉफ़ी दे के, गोली दे के कहीं पर लेके जा सकता हूँ दोस्तों? कोई भी चीज़ आदमी को जब समझ में आती है, बात तर्क वितर्क के ऊपर खरी उतरती है, ज्ञान के मार्ग के ऊपर कोई बाधा ना हो, तब व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है। तो हमने सबसे पहला कौन सा पक्ष किया? ज्ञानात्मक पक्ष बताया। ज्ञानात्मक पक्ष को क्या बोलते हैं? संज्ञान पक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञान पक्ष भी कहते हैं। और संज्ञान पक्ष क्या होता है? सोचना, समझना, विचार करना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, स्मरण करना आदि मुख्य उद्देश्य होता है। ज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना संज्ञानात्मक पक्ष है। इसे ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जो पहला पक्ष बताया वो कौन सा पक्ष है? ज्ञानात्मक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? ज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक जो पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, किसके द्वारा? मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। 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 ज्ञानात्मक पक्ष का पहला उद्देश्य यह रहता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। और जब ज्ञान होता है तो क्या करेगा बच्चा? सोचेगा। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बताओ आप। समझेगा ना? उसके बाद में तर्क वितर्क भी करेगा। क्या करेगा? तर्क करेगा, वितर्क करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा,
कल्पना करेगा। क्या करेगा? कल्पनाएं करेगा। क्या करेगा? कल्पनाएं करेगा। सही है या गलत बात? यानी कि ज्ञान के मार्ग से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो ज्ञानात्मक पक्ष में मेन चीज है ज्ञान। क्या चीज है? ज्ञान। और बालक को अधिक ज्ञान कब होता है? जब वो किशोरावस्था के अंदर आ जाता है। कब हो जाता है? किशोरावस्था के अंदर। हालांकि बाल्यावस्था है उसके अंदर उसको काफी सारा ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, और छोटा होता है तब वो इंद्रियों के माध्यम से कोई काम करता है। दूसरा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष। दोस्तों कौन सा पक्ष है? क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष। अब देखो क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। क्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से बालक को सीखना। मान लो कोई बालक है और उसको अधिगम प्राप्त कर रहा है, वो अधिगम प्राप्त कर रहा है क्रिया के माध्यम से। और क्रिया किसे कहते हैं? जैसे दौड़ना, दौड़ेगा तो पसीना आएगा, आएगा ना। उसकी जो पूरी जो बॉडी है उसका ब्लड का सर्किल बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद में गाना गाना, उसको लिखना, ड्राइंग करना, कूदना, चित्र बनाना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सारी तैराकी करना, ये सारा कौन सा पक्ष है? क्रियात्मक पक्ष है। क्रिया के माध्यम से जब बालक सीखता है, किसके माध्यम से? मेन बात होती है क्रिया के माध्यम से बालक जो सीखता है उसको बोलते हैं क्रियात्मक पक्ष। और क्रियाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? चलना। क्या चीज है? चलना, फिरना, दौड़ना, ये क्रियाएं हैं। तैराकी करना, क्या करना है? तैराकी, दौड़ना, फिरना, तैराकी करना। और कौन सा है? इसके अलावा है जो क्रियाएं हैं, नाचना, गाना गाना आदि, जिसके अंदर बॉडी की मूवमेंट झलके, क्रियाएं झलके, वो उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर बालक के व्यवहार में ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करना, ज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना, और यहाँ पर क्रिया के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है। किसके द्वारा है? क्रिया के द्वारा व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन करना है उसको क्या बोलेंगे? क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक पक्ष। और जो तीसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष है। दोस्तों कौन सा पक्ष है? भावात्मक पक्ष। और भावात्मक पक्ष क्या चीज है? भावनाओं के द्वारा सीखना। किसके द्वारा सीखना है? भावनाओं के द्वारा जो सीखना है उसको भावनात्मक पक्ष कहते हैं। इसके संबंध में हृदय से होता है। इसका संबंध किससे होता है? हमारे हृदय से होता है, क्योंकि जो भावनाएं होती है वो दिल से उठती है, दिल में उठती है। अब कोई ट्रेजेडी घट गई तो हमें बहुत अधिक दुख होता है, और कोई यदि किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, आया, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, सेकंड ग्रेड में हो गया, आरएएस बन गया, आईएएस बन गया, तो हमें बहुत अधिक खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। तो दुख हुआ, सुख हुआ। जब किसी से नफरत होती है तो हमारे अंदर क्या पैदा होती है? घृणा पैदा होती है। हमें हमसे कुछ कोई छीन ले, हमारी जो अधिकार है उसका हनन करे, तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। आता है कि नहीं आता है? तो सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता विकसित होती है। क्या विकसित होती है? सामाजिकता और संवेगात्मकता इससे परिपक्व होती है। तो कौन कौन सी चीज परिपक्व होती है? इसके द्वारा भावनात्मक पक्ष में दो चीजें परिपक्व होती है। कौन सा पक्ष है? भावनात्मक पक्ष। तो जो भावनात्मक पक्ष है क्या चीज है? इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध हृदय से है। किससे है? इसका संबंध हृदय से है। किसका? भावनात्मक पक्ष का। पहली बात। दूसरी बात, भावनाएं क्या क्या चीज होती है? दुख है, सुख है, घृणा है, प्रेम है, क्रोध है। इनका पैमाना नहीं होता। अब आपको कितना किलो प्रेम हुआ, आपको कितना किलो घृणा हुई, इसका कोई पैमाना नहीं है। जिसका भाव हृदय से है, हृदय के अंदर कभी गुस्सा आता है, कभी प्रेम चलता है, कभी कुछ, और इसके द्वारा संवेगात्मक परिपक्वता विकसित होती है, सामाजिक परिपक्वता विकसित होती है। तो संवेगात्मक और सामाजिकता क्या चीज होती है? सामाजिकता, एक तो सामाजिक परिपक्वता,
कौन सी परिपक्वता है? सामाजिक परिपक्वता। और दूसरी संवेगात्मक परिपक्वता आती है। क्या आती है? दो चीजें आती है मेन। ठीक है जी। तो हमने भावनात्मक पक्ष बताया। भावना का संबंध किससे? हृदय से। तो हमने कितने पक्ष बताए अधिगम के? 3 पक्ष बताए दोस्तों। कितने पक्ष बताए आपको? 3 पक्ष बताए हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेता है। ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है, और इसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। और जब बालक को ज्ञान होता है तो आदमी सोचेगा, समझेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, कल्पनाएं करेगा, ये सारी बातें होंगी। क्रियाएं किससे होती है? बॉडी से होती है। हमारी बॉडी है तो हम तैरेंगे भी, हम नाचेंगे भी, घुड़सवारी भी करेंगे, खेलेंगे भी। ये सारी बातें किस में आती है? क्रियात्मक पक्ष में। यहां पर क्या कहता है? क्रिया के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। एक खिलाड़ी का व्यवहार देखना और एक दुबला पतला आदमी जो 24 घंटे घर में पड़ा रहता है, जो दुखी रहता है, उसके व्यवहार में अंतर आता है। क्रिया जितनी ज्यादा बढ़िया करोगे आप, जितनी आगे जाके करोगे क्रियाओं को, उतना ही आपके व्यवहार में परिवर्तन शानदार तरीके से आएगा, शानदार रिजल्ट आएंगे। भावनात्मक पक्ष जो है उसका संबंध हृदय से है। कई बार हमारे हृदय के अंदर विचलित करने वाली बातें आ जाती है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तीसरी बात, यहां पर यदि हम बात करें तो सामाजिकता और संवेगात्मकता, परिपक्वता आती रहती है उम्र के साथ साथ। भावनाओं के द्वारा ही हम एक सामाजिक जाल में बंधे रहते हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, फिर पोते पोतियों की परवरिश करते हैं, दोस्तों का ख्याल रखते हैं, अपने गुरुजन का ख्याल रखते हैं। ये सारी चीजें भावनाओं से संबंधित बात है। और जिस आदमी में भावनाएं नहीं होती, हम उसको पशु कह देते हैं। तो पशुओं के अंदर मनुष्य की तुलना में कम भावनाएं होती है। भावनाएं तो सब में होती है, जीव जंतुओं में, लेकिन मनुष्य के अंदर जो भावनाएं होती है बहुत ही उच्च दर्जे की होती है दोस्तों। अब उसके बाद में बात करते हैं अधिगम की विधियों की। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं अधिगम की विधियों की। कौन सी? अधिगम की विधियां कौन सी है? अधिगम की विधियां। दोस्तों विधि किसे कहते हैं? आपको पता, सब्जी बनाने की विधि, रोटी बनाने की विधि, ठीक है, मैंगो शेक बनाने की विधि, ये तो विधियां जानते हो ना। बस थोड़ा सा अंतर ही है। अधिगम की विधियां, अधिगम का मतलब होता है सीखना। और सीखने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं हम? तो सबसे पहले बहुत सारी विधियां हैं। साइकोलॉजी में सीखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। मान लो अपने बात करते हैं सबसे पहले अनुकरण विधि की। अनुकरण विधि किसे कहते हैं? जब बच्चा छोटा होता है तो वो नकल करके सीखता है। दादा यदि मूंछों के मट लगाता है तो बेटा जो पोता है छोटा सा, वो भी क्या करता है? मूंछों के मट लगाता है। और उसे पूछे दादाजी कैसे खांसते हैं, तो ऐसे करते हैं। वो अनुकरण करता है, देखा देखी करता है। घर के अंदर बहुत अच्छा माहौल है तो जो बच्चा है अच्छे माहौल को समझेगा। घर के अंदर धूप पूजा हो रही है तो बच्चा भी धूप पूजा करने का प्रयास करेगा। मम्मी जैसा काम कर रही है वैसी बेटी करने का प्रयास करेगी। तो अनुकरण विधि, ठीक है। विधि का मतलब होता है अधिगम को सीखने के लिए जिस तरीके को अपनाए जाते हैं उसको विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अनुकरण विधि की। अनुकरण विधि कौन सी विधि है दोस्तों? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। और जो अनुकरण विधि है उसका प्रयोग किस अवस्था में ज्यादा होता है? शिशु अवस्था में। किसमें? शिशु अवस्था में ज्यादा होता है अनुकरण विधि का। यानी नकल करके सीखना। क्या करके? नकल करके और सीखना। क्या करके सीखना है भाई? नकल करके सीखना है। वो कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। उसके बाद में सूझ विधि। सूझ विधि से कहते हैं जब अंदर से अचानक सूझ उत्पन्न होती है। तो सूझ विधि अधिगम के अंदर हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा डिटेल बताएंगे। कॉलर, कोफ्ता और वर्दीमर के बारे में हम बताएंगे। और सूझ अचानक कैसे पैदा होती है उसके बारे में बताएंगे हम, कि किस प्रकार कॉलर, कोफ्ता और वर्दीमर ने इसका प्रयोग किया था। किसके ऊपर किया था? चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। वो पूरा डिटेल बताएंगे। तो अचानक अंदर से सूझ पैदा होनी, अचानक सूझ जब पैदा होती है जब व्यक्ति को किसी न किसी चीज से अधिगम होता है। और पुराने जो अधिगम है उन सब अधिगमों को जब किसी नई विषय वस्तु के अंदर अचानक कोई घटनाओं को कर दे, पुरानी घटनाओं को जोड़ के अचानक कोई नई घटनाओं को कर दे, उसे हम सूझ कहते हैं। बल्ब का आविष्कार हुआ
ठीक है। उसके बाद में पंखे का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों बल्ब का आविष्कार की सूझ कहाँ से मिली होगी बंदे को? मोमबत्ती से, दीपक से, लालटेन से। जब वहाँ पर लाइट जलती है तो ऐसी लाइट जो बहुत लंबे टाइम तक जल सके, खराब ना हो, अंधेरा भी, और दूसरी बात है धूप, हवा, कोई भी चीज़ उसका बिगाड़ नहीं सके। तो ऐसा आइडिया आया होगा। लेकिन जो पुराना ज्ञान है उसके द्वारा नया अचानक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाना सूझ कहते हैं। उसके बाद में अभ्यास विधि, बहुत सारी विधियां हैं और इसमें एक अभ्यास विधि भी है। कौन सी विधि है? अभ्यास विधि। दोस्तों उससे पहले मैंने अभी आप सूझ के बारे में बताया, तो यहां पर लिख देता हूं 2 नंबर पे सूझ। कौन सी है? सूझ विधि, अभ्यास विधि। अभ्यास का मतलब है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़ते निशान। दोस्तों अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है बार बार किसी चीज का अभ्यास करना। थार्नडाइक के अंदर बिल्ली है, वो बार बार क्या कर रही है? अभ्यास कर रही है, और अभ्यास के द्वारा सीखा। उसके बाद में हम बात करें तो सामूहिक विधि, जैसे वाद विवाद विधि, जैसे वर्कशॉप विधि, बहुत सारी विधियां हैं दोस्तों, जिसका आगे अधिगम के चैप्टर के अंदर हम विस्तृत अध्ययन इसके बारे में करेंगे। तो दोस्तों आपने ये जो अधिगम है उसके पक्ष देख लिए, और अधिगम के पक्ष के बाद अभी मैं आपको विधियां बताई। अब आपको अधिगम की विधियों के बाद में अधिगम की विशेषताएं बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? विशेषताएं बताने जा रहा हूं। और विशेषताएं बताने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, और अब अपने बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं की। किसकी? अधिगम की विशेषताओं की। दोस्तों अधिगम की विशेषताएं क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विशेषता होती है, प्रत्येक जानवर में होती है, हर चीज में कुछ न कुछ विशेषता होती है। तो अधिगम के अंदर भी विशेषताएं हैं। जो अधिगम की विशेषता व्यक्तिगत होती है, क्योंकि प्रत्येक आदमी के अंदर, मान लो मेरे में कोई विशेषता है या आप में कोई विशेषता है, तो वो विशेषता आपको ही काम देगी। और वो विशेषता ऐसे नहीं है कि एक आदमी घर में बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा पेपर देने जा रहा है, तो जो उसकी इंटेलिजेंस ही ले जाके और उसका पेपर दे सके, नहीं हो सकता ना ऐसे। एक आदमी घर में बहुत शक्तिशाली है, वो लड़ाई के मैदान में जा रहा है, तो उसकी जो वीरता है वो अपने साथ में ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से साबित होता है कि जो अधिगम की पहली विशेषता है वो व्यक्तिगत होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। उसके बाद में तो यहाँ पर जो पहली विशेषता है अधिगम की, जो विशेषता क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। ये क्या होती है? व्यक्तिगत। दूसरी विशेषता, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। हमेशा कभी भी मान लो किताब पढ़नी सीख गया, तो ऐसा नहीं होता कि उस किताब जो है पढ़ना भूल जाएगा, किताब पढ़ना भूल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो अधिगम की एक प्रक्रिया है। अधिगम की क्या? एक प्रक्रिया है जो अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव से स्थायी परिवर्तन आता है। क्या होता है? अधिगम क्या चीज है? एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या चीज है? एक प्रक्रिया है। अधिगम है एक प्रक्रिया है जिससे अभ्यास, प्रशिक्षण, अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से, किससे? अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्या आता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो दो विशेषताएं आपको बताई है। तीसरी विशेषता बता रहा हूं, अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है और उद्देश्य अधिगम नहीं होता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों।
अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है, किंतु अधिगम क्या होता है, हमेशा सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है और बिना उद्देश्य अधिगम नहीं होता। कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी अधिगम मिलता है। मान लो मैं खेत के अंदर जाता हूँ और गेहूँ बोनी है, और हमें पता होता है कि जो 6 महीने के बाद में गेहूँ है वो खेत में से प्राप्त होगी। हम खेत में गेहूँ बो दें और हमें पता हो कि गेहूँ तो उगेगी नहीं, हमें ये पता है तो हम गेहूँ बोएंगे नहीं। अब आपकी बात करें, आप लोग वीडियो देखते हो और आपको पता है कि रीट की पेपर कभी होंगे नहीं, और आपको ये पता हो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं होंगे, सरकारी वैकेंसी कभी निकलेगी नहीं, तो क्या आप तैयारी करोगे दोस्तों? तो हमेशा अधिगम जो होता है सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है? सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? सदैव अधिगम क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होता है। याद रहेगा क्या? मैंने शॉर्टकट के अंदर ही लिख दिया उद्देश्य पूर्ण। क्या होता है? अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है, बिना उद्देश्य अधिगम नहीं होता। अब मैं चौथी विशेषता बता रहा हूं, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जन्म से मृत्यु तक चलती है या नहीं? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक अधिगम चलता है। आप लोगों को यह पता होगा कि जब जन्म होता है तो बालक एक कोरी स्लेट होती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद में चलना फिरना, भोजन करना, बोलना, नाचना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो वो कितना समाज का, धर्म का, राजनीति का, अर्थ का उसको ज्ञान हो जाता है, बहुत अधिक अनुभवी हो जाता है। और जब तक वो मरता नहीं है तब तक ये होता रहता है। उसके बाद में अधिगम से बुद्धि का विकास होता है। क्या होता है? अधिगम से किसका विकास होता है दोस्तों? पांचवा मैंने बता रहा हूं आपको कि बुद्धि का विकास होता है। जन्म के समय बुद्धि अपने मान लें नए के बराबर है, उसको कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो 100 साल का होकर मरता है तो कितना कुछ सोचता है, कितना कुछ ज्ञान प्रदान कर देता है, छोटे छोटे लोगों को राय प्रदान करता है। छोटे छोटे लोग, यदि उसको बहुत अधिक ज्ञान है तो बड़े विस्तृत क्षेत्र के अंदर वो ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद में जो अधिगम है ये क्रियात्मक है। क्या चीज है? ये एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। जैसे मान लो एक कोई थाली है और थाली के अंदर भोजन है और मुंह में खाने से भूख नहीं मिटती कभी भी। जब तक हम भोजन नहीं खाएंगे तो भूख नहीं मिटती है तो बता दो आपको मैं ब्रेड ला दूं, 5-7 पैकेट ला दूं, और लेकिन वो जब तक नहीं खाओगे आपकी भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। तब उसको नहीं पता चलेगा कि जब तक उसका टेस्ट नहीं पता है, उसको खाएगा नहीं तो उसको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार आपके पास में मैं यदि किताबें ला के रख दूं, ढेर लगा दूं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार किताबों के दुकानदार है और उसके पास में तो बहुत सारी दुकानें हैं, दुकान के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसको जाके पूछ लेना कभी भी अधिगम क्या होता है तो वो नहीं बता पाएगा, जबकि अधिगम के ऊपर उसके पास में बहुत सारी किताबें होंगी। क्योंकि किताबें तो अधिगम के ऊपर बहुत है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, अधिगम का ज्ञान उसके अंदर अपने अंतः मन के अंदर धारण नहीं किया। तो ये क्या चीज है? ये एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, इसको क्रिया करनी पड़ती है तभी अधिगम आती है। तो क्या चीज है? ये क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्या है? क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या चीज है दोस्तों? एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। आपको बताया ना कि जिस प्रकार जो व्यक्ति है रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी, थाली में डालने से उसकी भूख नहीं मिटेगी। जिस प्रकार किताबों का ढेर लगाने से उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक वो किताबों को पढ़ेगा नहीं। किताबों को पढ़ेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरी बात है, अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है दोस्तों। क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। कैसे? पढ़ता पढ़ता कई बार कंपटीशन दिए, असफल हो गया वो, तो भविष्य के अंदर वो उसमें नकारात्मक भाव पैदा होते हैं कि मैं पास नहीं हो सकता। कई बार एक पेपर जब पास हो गया तो उसके बाद में उसको मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगला पेपर भी पास कर सकता हूँ। तो सकारात्मक, तो अधिगम हमेशा सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। मान लो आग के अंदर बच्चे ने अंगुली लगा ली और उसका हाथ जल गया, तो भविष्य में आग के पास में नहीं जाएगा, वो भाव पैदा हो गए। एक बच्चा है, उसने 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आ गया और उसको घर वालों ने मोबाइल ला दिया या स्कूटी ला दी, तो उसको मोटिवेशन मिल गया कि मैं भविष्य के अंदर 12वीं में ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ। तो अधिगम जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव डालता है। सकारात्मक और नकारात्मक और नकारात्मक
दोनों होती है, दोनों प्रकार का होता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक है, दोनों प्रकार का होता है दोस्तों। क्या होता है? दोनों प्रकार का। उसके बाद में जो अधिगम है वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है भी अचानक ही अपने आप ही हो जाए, अपने आप ही हो जाए। इसको अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो आपको बताया था ये क्या चीज है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्या नहीं है? ये अधिगम है स्वाभाविक प्रक्रिया, भाविक प्रक्रिया नहीं है। क्या नहीं है? स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जब तक आप बच्चे को स्कूल नहीं डालोगे और उसको पढ़ाओगे नहीं, तब तक कै कबूतर कै खरगोश और ये सारा पढ़ना नहीं सीखेगा। आप सोचो कि वो अपने आप ही उम्र के साथ अपने आप ही सीख जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, वो अनपढ़ रह जाएगा। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपको अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? उसके बाद में सार्वभौमिक प्रक्रिया है, उसके बाद में व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सर्व जगह मौजूद होना, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी के लिए अधिगम की आवश्यकता होती है। किसकी? सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक का मतलब होता है दोस्तों सभी के लिए, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या चीज है? यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब सभी के लिए व्यक्तिगत अधिगम मिलता है, लेकिन सभी लोग अधिगम को प्राप्ति कर सकते हैं। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। कभी भी अपने सोचें कि अधिगम हमेशा नवीन ही होगा, तो ये जरूरी नहीं है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। आप सोचो कि हमेशा जो अधिगम है वो नया ही होगा, जरूरी नहीं है। हमेशा अधिगम जो है वो पुरानी चीजों को अनुभव के द्वारा नई चीज की जानकारी हम हासिल करते हैं। तो जो अधिगम है वो सदैव नवीन नहीं होता। वो पुराना जो ज्ञान है उसको इकट्ठा करके ही नई चीज का निर्माण कर सकते हैं हम। उसके बाद में ये समायोजन में सहायक है। यह अधिक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्या नहीं है? यह है अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, समायोजन में सहायक है। उसके बाद में जो अधिगम है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसमें बुद्धि का विकास होता है दोस्तों। उसके बाद में ये क्या चीज है? क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभ्यास, अनुभव और उनके द्वारा जो स्थायी परिवर्तन आता है, ये अधिगम है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने अधिगम की प्रक्रिया करेंगे, अधिगम की प्रक्रिया और सोपान करेंगे, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो कैसा करे आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखा करो। उसके बाद में पूरा देखने के बाद में कमेंट जरूर बताया करो, कमेंट के माध्यम से कि मेरे को कैसा, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है, कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो उसके बारे में बताया करो। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। आप अपना जो ग्रुप है उसके अंदर बताया करो। दूसरी बात है, इसके लिए किसी प्रकार की अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नोट्स बना लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नए नए कंटेंट, ये 7-8 किताबों का सहारा दोस्तों, नए नए कंटेंट लेकर आता हूँ। फिर मैं टेस्ट लूँगा आपको, और यदि मैं गारंटी से कहता हूँ यदि 500 यूनिट आपने क्रमबद्ध तरीके से कर लिए तो आपकी बात बन जाएगी। साथ में जो राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उन्हीं की भी व्यवस्था की है। 2 वीडियो मैंने बना दी है संस्कृति पर, भाषा के ऊपर। तीसरा वीडियो भी आज अपलोड कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।